किसानों की आय के बारे में एनएसएस की एक रिपोर्ट, वही हम लोग प्रमाणिक मानते हैं। उसके अनुसार माननीय अध्यक्ष महोदय 2002-03 में ये आय थी 2115 रुपया महीना। ये बढ़कर 2018-19 में हो गई 10,218 रुपया महीना। और इसके बाद का सर्वे अभी नहीं हुआ, लेकिन मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्न किए जा रहे हैं। और उन प्रयत्नों को अगर आप देखें तो हमने 6 सूत्रीय रणनीति बनाई है। पहला, उत्पादन बढ़ाना। दूसरा, उत्पादन की लागत कम करना। तीसरा, उत्पादन के ठीक दाम देना। चौथा, अगर प्राकृतिक आपदा आए तो नुकसान की भरपाई करना। पांचवा, कृषि का विविधीकरण। और छठवां, जैविक और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन। और इन उपायों के परिणाम स्वरूप माननीय अध्यक्ष महोदय 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक क्रांतिकारी फैसला किया कि फसलों के दाम, जो उत्पादन की लागत है उस पर कम से कम एमएसपी के दाम 50% लाभ देकर घोषित किए जाएंगे। और तब से घोषित हो रहे हैं ये लगातार। उत्पादन बढ़ाने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय अलग अलग 109 बीजों की नई वैरायटी घोषित की गई है। तो हम उन्नत बीज दे रहे हैं, मैकेनाइजेशन कर रहे हैं। आज ही प्रधानमंत्री जी नदी जोड़ों के एक बड़े प्रोजेक्ट पर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हो रहा है। नदी जोड़ो कार्यक्रम चल रहा है सिंचाई की बेहतर व्यवस्था के लिए। सूक्ष्म सिंचाई योजना है। उत्पादन की लागत घटाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का क्रांतिकारी फैसला किया है, तो इसी सरकार ने माननीय अध्यक्ष महोदय किया है। और उसके साथ साथ फर्टिलाइजर की सब्सिडी किसानों को बिफोर लास्ट ईयर दी गई 2,14,000 करोड़, पिछले साल 1,94,000 करोड़। और इस साल भी कोई कमी नहीं आने देंगे। हम किसानों को कम ब्याज पर कर्जा देने का काम कर रहे हैं। किसानों को कम ब्याज पर कर्जा देने का काम कर रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड है, मैकेनाइजेशन है। मैकेनाइजेशन है कृषि का। कृषि उपकरणों को सब्सिडी पर देने का हम काम कर रहे हैं। और एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद अगर की है तो इस सरकार ने माननीय अध्यक्ष महोदय की है। मैं आज तुलना में नहीं जाना चाहता। अगर मेरे मित्र चाहे तो मैं तुलना करके भी बता सकता हूं। अकेले तिलहन की फसल, दलहन की फसल जब उधर की सरकार थी तो केवल 6 लाख मीट्रिक टन खरीदी थी। हमने 1,70,00,000 मीट्रिक टन किसान को सही दाम देने के लिए खरीदी है। एक नहीं, अनेकों उपाय। अगर आप अनुमति दें तो मैं तो पूरी बहस कर सकता हूं। यह सरकार कर रही है और उससे निश्चित तौर पर किसानों की आय बढ़ रही है, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि माननीय कृषि मंत्री जी जैसा लच्छेदार भाषण कोई नहीं दे सकता है। आप प्रश्न पूछिए। लेकिन जमीन पर हालात भाषण से अलग है। मैं जानना चाहता हूं एमएसपी कब मिलेगी, किसानों का कर्जा कब माफ होगा, डीएपी कब मिलेगी, किसान के हालात कब सुधरेंगे। और मैंने जो गांव में पूछा था 23-24 के दौरान देश में किसानों की प्रति व्यक्ति आय का राज्यवार वर्षवार ब्यौरा क्या है, उसका उत्तर भी नहीं मिला है। ये प्रश्न काल है, माननीय सदस्य, डिबेट का नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे भाषण में लच्छा तो कहीं था ही नहीं। मैंने तो सीधे सीधे तथ्य रखने की बात कही है।
आपसे मैं कहना चाहता हूं, एमएसपी पर आज भी खरीद हो रही है। सोयाबीन हम अभी भी खरीद रहे हैं और तेलंगाना में तो कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना की सरकार ने कहा कि सोयाबीन का किशन रेड्डी जी बैठे और ज्यादा खरीदना, टारगेट बढ़ाओ, तो उसकी अनुमति देने का काम भी इसी सरकार ने किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिसूचित फसलों की एमएसपी पर खरीद हो रही है, डीएपी लगातार आ रहा है, किसानों की आय बढ़ाने के निरंतर प्रयत्न किए जा रहे हैं। और आप अगर राज्यवार चाहते हैं कि किस राज्य में किसानों की आय इस आंकड़े के हिसाब से, इस सर्वे के हिसाब से कितनी है, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश में 10,480, अरुणाचल प्रदेश में 19,225, आसाम में 10,675, बिहार में 7,542, छत्तीसगढ़ में 9,677, गुजरात में 12,631, हरियाणा में 22,841। पूरे आंकड़े, हर एक राज्य की जो आय बढ़ी है 2019 तक, उसके पूरे आंकड़े, और 2019 के बाद और तेजी से ये आय बढ़ रही है। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, किसानों की आय बढ़ाने में, दुगनी करने में लगातार हम काम कर रहे हैं। श्री बलवंत वानखेड़े। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री से ये जानना चाहता हूं कि देश के किसानों का प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, और देश में किसानों के प्रति व्यक्ति आय निर्धारित मूल्यतम मजदूरी के कम है, इसलिए छोटे और न्यूनतम सीमांत किसानों के लिए सरकार कृषि नवाचार और प्रायोगिक औद्योगिक विकास के लिए क्या कदम उठा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो किसानों की आय न्यूनतम जो मजदूरी है उससे कम नहीं है, ये गलत है। और किसानों की आय बढ़ाने के लिए मैं फिर माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं, हमने अनेकों योजनाएं बनाई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों को हम अलग अलग योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। जैसे मैं पहले निवेदन कर रहा था, सूक्ष्म सिंचाई योजना, मैकेनाइजेशन में सब्सिडी, कम ब्याज पर कर्जा, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हम किसानों को केवल 4% जो हमारा ब्याज है उस पर हम कर्ज देने का काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक नहीं ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जिनके कारण किसानों की आय बढ़ाने का हम लोग काम निरंतर कर रहे हैं। लाओ श्री कृष्णा। Thank you, sir. Thank you for allowing me to ask this question, sir. So, Minister Ji is always positive whenever we reach out to him, sir. Sir, with coming to this issue, which is regarding Andhra Pradesh, sir, the eligible beneficiaries with regards to PM Kisan is 41,84,000 eligible beneficiaries, sir. Actual beneficiaries are 41,22,000 as of now, sir. There are almost 62,000 farmers which have been left out from PM Kisan. The reason being, there's a policy that is not being updated for the last 5 years. That is the reason. From 2018 December to 2019 April, whoever is having the lands are only considered for the PM Kisan, sir. But after that, so many of the farmers have done gift deeds, sale deeds, or they have given it to the children. But those are not being updated for the last 5 years. Because of this, there are 62,000 farmers which are losing out on PM Kisan, sir. Not only in our state, but across other states and other states as well, sir. So, if the minister can tell us when this data can be updated, so that these farmers also get benefited. माननीय मंत्री जी, thank you very much. माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार लगातार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभ से अगर कोई किसान वंचित है तो उसको जोड़ने के लिए अभियान चलाती रहती है। अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लगभग 1 करोड़ नए किसानों के नाम जोड़े गए किसान सम्मान निधि में। इसके बीच में भी हमने एक अभियान और चलाया था, उसमें लगभग 25 लाख किसानों के नाम और जोड़े गए। मैं माननीय सदस्य से पूरा विवरण प्राप्त कर लूंगा। पहले ये जरूर हुआ कि कुछ जगह राज्य सरकारों ने पूरे नाम भेजे नहीं थे सही, लेकिन पैसा सीधे प्रधानमंत्री जी का कहना है
कि सीधे किसान के अकाउंट में जाए, किसी फर्जी किसान के अकाउंट में ना जाए। इसलिए लैंड सीडिंग का काम, कुछ महत्वपूर्ण चीजें हमने जरूर की कि जिसके कारण कुछ किसानों के नाम कम हुए थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे राज्यों ने वो औपचारिकताएं पूरी कर ली, हम नाम जोड़ते चले गए हैं। अगर कोई जायज नाम, वाजिब नाम छूट गया है तो मैं आपके माध्यम से वचन देता हूं वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में निश्चित तौर पर जोड़ा जाएगा। श्री अमराराम जी। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद आपको। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आपने 2019 में प्रति परिवार प्रति माह 10,218 रुपए एक परिवार के लिए इनकम बता रहे हैं, जो 60% इस देश की आबादी है और उसकी इनकम विकसित भारत 2022 में दुगुनी आई। आज आप अंदाजा कीजिए कि ये हालत है, इसका नतीजा है कि पिछले 10 साल में 3 लाख किसान आत्महत्या कर चुके। आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये है, न खरीद हो रही है। मंत्री जी बता दे, राजस्थान में सबसे ज्यादा बाजरा खरीद होती पैदा होता है। 1 कुंटल भी आपने खरीदा है क्या? माननीय मंत्री जी, न आपने धान खरीद रहे और डीएपी का क्या हाल है? एक डीएपी नहीं मिली, अब यूरिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, नो एक साथ सारे प्रश्न नहीं पूछे जाते संसद में। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इधर की सरकार थी तो आए थी केवल 2,115 रुपया, अब बढ़ के वो हो गई है। जब इधर की सरकार थी तो आई थी 2,115 रुपया, अब बढ़ के हो गई है 10,218 रुपया। ये हुई है 2019 तक। 19 से लेकर 24 तक के आंकड़े नहीं आए अभी। अगले साल फिर सर्वे होने वाला है। मेरा विश्वास है कि जो कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उठाए गए हैं, ये आए इससे बढ़ के और ज्यादा बहुत अधिक बढ़ी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग दुगनी हुई है। अब जहां तक बाजरे की खरीद का सवाल है, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी योजना बाजरा खरीद की, लेकिन राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है। और पहले तो अभी कुछ समय पहले तक राज्य सरकार कौन सी थी? कुछ समय तक राज्य सरकार कौन सी थी? कई योजना ऐसी है कि कृषि राज्य का विषय है। केंद्र सरकार राज्यों के सहयोग से खरीद की व्यवस्था करती है और हम मोटा अनाज भी एमएसपी पर खरीदते, राज्य सरकार की च्वाइस है। क्वेश्चन नंबर, माननीय सदस्य, मैंने आपको प्रश्न पूछने के अलाउ किया, फिर भी आप पहली बार आए हो, बार बार में बैठे बैठे बोल रहे हो। अगर ऐसा करेंगे तो मुझे विचार करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 302 श्री दिलीप साकिया। क्वेश्चन नंबर 302 सर। अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पे रखा गया। Honorable Speaker sir, I am pleased to note and know that under dynamic leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, Government of Bharat taken the steps for training, capacity building and modernization of coastal police by setting up National Academy of Coastal Policing NACP, Joint Coastal Patrolling JCP, Sagar Kavach, Coastal Security Scheme CSS, etc. for 9 coastal states and 4 Union territories. Sir, I have a question. जैसे कि हम जानते हैं हमारे कोस्टल जो सीमाएं हैं 7,500 किलोमीटर के करीब है। इसमें 9 कोस्टल स्टेट्स है, 4 यूनियन टेरिटरीज है। इसके लिए जो हमारे समस्या जो है, जो अवैध तस्करी, स्मगलिंग, ये सब जो विषय है इस देश के सुरक्षा के लिए भी बहुत गुरुत्वपूर्ण है। तो मेरा प्रश्न है, ये कोस्टल पुलिस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स संदिग्ध नौकाओं और जहाज़ों को पता लगाने के लिए और समुद्री मार्गों को शरणार्थी, जो अवैध शरणार्थी अनाधिकृत प्रवेश करते हैं या नशीली पदार्थ को तस्करी करते हैं या अवैध हथियार या मानव तस्करी करते हैं, इससे निपटने के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाया, क्या प्रयास किया है, इनका जानकारी माननीय मंत्री जी हमको दे सकते हैं। महोदय, जो तटीय सुरक्षा
है वह 3 घेरों से संरक्षित होता है और उन घेरों के माध्यम से केंद्र सरकार, मोदी सरकार पूरी प्रयास करती है कि किसी अवैध नौकाओं का, जहाज़ों का या किसी प्रकार का तस्करी हो वह ना हो। ऐसे उस पर जो कदम उठाए गए हैं महोदय कि मछुआरों को संवेदनशील बनाने के लिए सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम नियमित रूप से चलाया जाता है। या इसलिए चलाया जाता है कि नौकाएं मछुआरा लेकर जाते हैं और चूँकि मछली पकड़ना उनके जीवन यापन का सबसे बड़ा और आय का साधन है, तो उस पर प्रतिबंध भी नहीं लगाया जा सकता है। तो किसी भी परिस्थिति में नियमों का उल्लंघन ना हो, अवैध काम ना हो, इसके लिए उनके अवेयरनेस का कार्यक्रम हम चलाते हैं। 20 मीटर से अधिक बड़े जहाज़ों के लिए स्वचालित पहचान प्रणाली अनिवार्य किया गया है और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मत्स्य पालन विभाग द्वारा मछली पकड़ने वाली 20 मीटर से कम लंबी नौकाओं पर 1 लाख ट्रांसपोंडर भी लगाए गए। मछली पकड़ने वाली नौकाओं की राजवार कलर कोडिंग की गई है, जिससे आसानी से पहुंची जा सके, सीमा को पार न कर सके जितना उनको अनुमति दी जाती है। मत्स्य पालन विभाग द्वारा मत्स्य पालन जहाज़ों के आंकड़ों की केंद्रीय रजिस्ट्री का रखरखाव किया जा रहा है। महोदय, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा, बस एक लाइन है महोदय, के तहत मत्स्य पालन विभाग द्वारा मछुआरों को PVC लेपित यानी आधार कार्ड जारी किया गया है। अंतर एजेंसी समन्वय एवं सूचना इत्यादि की नियमित निर्बाध का प्रदान करते हैं। महोदय, उन्होंने जो पूछा है उपलब्धियों के विषय में, इसकी उपलब्धि क्या है, तो हम जब तटीय सुरक्षा के तहत और जब जहाज़ों को या नौकाओं को हम अगर करते हैं तो उसमें जो हमारी उपलब्धियां हैं उसको जब हम देखते हैं तो किस प्रकार से उसका परिणाम आया है कि जो नशीले पदार्थ हैं 2003 से 13 के बीच 257 केजी मात्र जब्त किए गए थे, जो 2014 से 2024 के बीच में बढ़कर 12,617 किलोमीटर हो गए केजी हो गए हैं, जो लगभग 400 से भी ज़्यादा प्रतिशत अधिक जब्ती हुई है। प्रतिबंधित सामान जो 7,000 केजी जब्त किए गए थे, वह प्रतिबंधित सामान 2014 से 2024 के बीच में 4,15,264 यानी 500 गुना से भी ज़्यादा उसमें वृद्धि हुई है। अवैध मानव प्रवासी, जो पहले आंकड़ा उसका नहीं है, लेकिन जो जानकारियाँ हुई है कि न के बराबर था, वह अवैध मानव प्रवासी 319 पकड़े गए हैं। विदेशी मछुआरे की नावें जो 2003 से 2013 में 623 पकड़े गए थे, 2014 से 24 के बीच में मात्र 200 पकड़े गए हैं, यानी कि 67% की कमी आई है। यह दर्शाता है कि हमारी चौकसी कितनी मजबूत है और हम तस्करी ना हो और कोई भी उल्लंघन जहाज नौकाएं न करे, इस पर हम कितना काम कर रहे हैं। पोस्चर्स जो 2003 से 13 के बीच में 5577 था, जो अब वह पोस्चर्स 1567 है, जिसमें 72% की कमी आई है। यानी कि हमारे निगरानी का और तत्परता का परिणाम है कि वहाँ हम इस प्रकार के अवैध तस्करी को या किसी प्रकार की तस्करी को हम रोकते हैं। माननीय सदस्य। सर, ऐसे तो मंत्री जी का जो जवाब है, उस जवाब से पता चलता है कैसे हमारे होम मिनिस्ट्री और बाकी मंत्रालय एक साथ हमारे इस तस्करी को रोकने के लिए काम करे। मेरा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है,
जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र है तथा तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच जो पाक दमरू मध्य के जो क्षेत्र है उसमें अवैध गतिविधियों कुछ चलते जा रहे हैं, ऐसा भी कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है। इसमें रुकने के लिए इसके बारे में मंत्री जी के पास कोई अगर जवाब है तो सदन को बताने का कृपा करें। महोदय, जितने तंत्रों की हम बात किए हैं और जिस प्रकार की निगरानी की बात, चाहे वह पश्चिम बंगाल की सीमा में किसी समुद्री मार्ग से आता हो या देश के किसी भी हिस्से में समुद्री मार्ग से आता हो, हम उस पर पूरी निगरानी रखते हैं। और हम पहले प्रश्न के इनके उत्तर में जो विस्तृत उत्तर दिए हैं उनका उस प्रश्न का उत्तर उसमें है। और जो जिस प्रकार से हम जरूर बताना चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल को अच्छे से वहाँ निगरानी की जा सके और इसके लिए पश्चिम बंगाल को भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 18 नावें स्वीकृत की है ताकि हम उसकी निगरानी को हम सुनिश्चित कर सके। लेकिन थोड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो 18 नावें पश्चिम बंगाल को दी गई थी, क्योंकि तटीय सुरक्षा में राज्य भी एक अवयव है और राज्य भी अपने संसाधनों का उपयोग करती है, तो उसमें पुलिस स्टेशन की भी व्यवस्था में सहयोग करते हैं। और 18 नावों को दिए हैं, उसमें से ऑपरेशनल एक भी नहीं है महोदय, एक भी नहीं है। लेकिन हम इतना माननीय सदस्य को जरूर बताना चाहेंगे कि जो तटीय सुरक्षा की हमारी त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसमें हम अवैध तस्करों को भी हम रोके हैं, पकड़े हैं, कार्रवाई करते हैं। श्रीमती कमलेश जांगड़े। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014 से अब तक देश के किसी भी तटीय क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा हुई है। श्रीमती कमलेश जांगड़े। इधर बोल रहे। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014 से अब तक देश के किसी भी तटीय क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा हुई है जिसमें केंद्र सरकार ने तत्काल समाधान किया है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। महोदय, आपके माध्यम से मैं जानना चाहती हूँ कि माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के समय प्राणी के मजबूत करने के लिए सरकार ने कौन कौन सी नीतियाँ बनाई हैं? महोदय, एक अच्छी व्यवस्था शुरू की गई है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी, शायद माननीय सदस्य एनएससीपी के विषय में जानना चाह रही हैं, तो इसकी स्थापना की जो मंजूरी दी गई और उसके कार्य प्रगति पे है। यह मत्स्य अनुसंधान केंद्र ओखा, जिला देवभूमि, द्वारका, गुजरात में एक अस्थायी परिसर में चल रहा है। लेकिन 29 अक्टूबर 2018 से यह कार्यरत है और माननीय गृह मंत्री जी ने 20/5/2023 को देवभूमि, द्वारका, गुजरात में एनएससीपी के अस्थायी परिसर की आधारशिला रखी है और दिनांक 27/7/2022 को डीआईबी द्वारा 441 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में उस परिसर का निर्माण कार्य चल रहा है, जैसे मिट्टी भरना, सीमा की दीवार, 120 पुरुषों के लिए बैरक और उसमें टाइप 5 क्वार्टर, टाइप 4, टाइप 3, टाइप 2 हेलीपैड का कार्य पूरा हो गया है। इस तरह से अगर पूरा हम देखें तो 45% कार्य वह पूरा हो गया है, कार्य प्रगति पर है। महोदय, यहाँ जब एनसीपी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में तटीय पुलिस, कस्टम, सीआईएसएफ और बीएसएफ के कर्मियों को प्रशिक्षण के लिए पोर्ट ब्लेयर में भी 10 सप्ताह का मरीन पुलिस फाउंडेशन कोर्स हम चूँकि वो
उस संबंध में पूछिए। इस प्रकार से हम कोची में भी कई जगह के इस प्रकार की हमने व्यवस्था की है, लेकिन महोदय उसमें हम प्रशिक्षण का कार्य देते हैं और कई तटीय सुरक्षा से संबंधित जितने भी स्टेक होल्डर हैं और जितने भी फोर्स हैं उसके प्रशिक्षण की माननीय सदस्य मोबा मित्रा जी और निर्माण कार्य माननीय सदस्य मोबा मित्रा भी के साथ चल रहा है जो पूरा की जाएगी। सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी गौरव गोगोई जी। धन्यवाद सभापति अध्यक्ष महोदय। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आदरणीय मंत्री महोदय ने कहा कि समुद्र के तट से जो नशीले पदार्थ आ रहे हैं उसमें जो अरेस्ट कर रहे हैं और अगर केजी की तुलना में देखा जाए तो लगभग 400% की वृद्धि हुई है। जितना केजी के नशीले पदार्थ इन्होंने पकड़े हैं। तो ये नशीली पदार्थ जो आ रहे हैं हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत खतरा है और इसलिए हम अपेक्षा करते थे कि सीनियर हमारे मंत्री होम मिनिस्टर यहाँ पे नहीं रहते, पर मेरा सवाल यही है कि इन्होंने ये जो अरेस्ट जो कर रहे हैं 400% का जो वृद्धि हुआ है केजी का, इसको आप दो नजरिए से देख सकते हैं। आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न मेरा बस नजरिए से देख सकते हैं कि इतने अरेस्ट होने के बावजूद भी ये ड्रग ट्रेड में वृद्धि हो रही है। तो मैं ये इतना जानना चाहूँगा कि ये नशीली पदार्थों में जो लोग इन्होंने कितने लोगों को इन्होंने अरेस्ट किया, किन प्रोविजंस के तहत इन्होंने अरेस्ट किया, क्या उनको बेल मिल रही है, जमानत दिए है? मैं ये चीज उनसे जानना चाहता हूँ कितने लोगों को इन्होंने अरेस्ट किया। नशा मुक्ति के खिलाफ संसद को एक मिनट, नशा मुक्ति के खिलाफ सभी माननीय सदस्यों को अपने अपने क्षेत्र में एक बड़ा व्यापक और गंभीर अभियान चलाना चाहिए। ये सामाजिक आंदोलन से ही समाप्त होगा और इसको समाप्त करना ही चाहिए, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। महोदय सबसे पहले तो हम माननीय सदस्य को यह कहना चाहेंगे कि हम 400 गुना 500 गुना अगर जब्ती में बढ़ोतरी हुई है, इसका मतलब यह है कि जो मादक पदार्थों को भारत के सीमा के अंतर्गत लाकर भारत के भविष्य को समाप्त करने की जो साजिश हो रही थी, उस पर तत्परता से काम किया गया है। पहले जब्ती कम इसलिए होती थी कि कोई ऐसा तंत्र डेवलप नहीं था कि हम जब्ती कर सके या तस्करों को हम गिरफ्तार करके हम कानून के तहत जेल में डाल सके। हम माननीय सदस्य को बता देंगे उस आंकड़ों को भी कि कितना जब्ती हुआ, उसको तो बताया ही हूँ, कितने तस्कर पकड़े गए हैं और कितने पर कार्रवाई हुई है। और महोदय, जहाँ तक नशीले पदार्थों के रोकथाम या नशीले पदार्थों का लत भारतीय युवाओं में ना आए या किसी उम्र के लोगों में ना आए, बच्चों में भी ना आए, इसके लिए भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के गृह मंत्रालय और बहुत सारे मंत्रालयों ने कोऑर्डिनेशन करके मादक पदार्थों का उपयोग न हो, इसके लिए अवेयरनेस चलाया जाता है। कई लत को छुड़ाने के लिए सेंटर चलाया जाता है और एनसीबी, भारत सरकार के अंतर्गत एनसीबी संस्था है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरे देश में फैलाकर हम उस तंत्र को इतना मजबूत कर रहे हैं कि हम मादक पदार्थ की तस्करी को कम कर सके। माननीय गोगोई जी समझिए कि ज्यादा जब्ती का मतलब यह है कि आपके जमाने में छूट थी, हमारे जमाने में कार्रवाई होती है और इसका कारण है कि हम 400-500% पर गए। श्री कल्याण जी संक्षिप्त में पूछे सर, फ्रॉम द सी बीच अप टू 8 nautical kilometer remains within the control of the state government. Beyond that, it is the control of the central government. Up to 8 kilometers is state government's duty. Beyond that, central government's. Now the coastal police, which are appointed by the state up to 8 kilometers, whether you have given them training
You are talking about the aid and help to the police station, local police station. How much help you have given to them? How much training you have made? What is the responsibility you are discharging after 8 nautical mile माननीय of the sea? That's your responsibility. Anything, any illegalities, anything, that's the responsibility of the central government, not of any state. महोदय, थोड़ा सा माननीय सदस्य बनर्जी साहब को हम जरूर बताना चाहेंगे कि पहले भी बताया कि ठीक है, किसी का कार्य क्षेत्र जितना नॉटिकल माइल तक हो एक अलग विषय है, और स्टेट और सेंट्रल दोनों कोऑर्डिनेशन के साथ एक साथ मिलकर, जैसे अगर पूरा तट भूमि तो राज्य का है, कुछ सीमाएं तक पानी में राज्य का है, लेकिन यह देश की सुरक्षा का सवाल उठता है तो हम कोऑर्डिनेशन भूमि पर भी करते हैं। हम पानी किसी भी क्षेत्र के अधिकार में हो, हम कोऑर्डिनेशन के साथ तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। दूसरा कि तटीय पुलिस जो राज्य का सब्जेक्ट होता है, पहले भी हम बता चुके हैं कि तटीय पुलिस स्टेशनों के लिए माननीय मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार गृह मंत्रालय के इस प्रकार से जब हम काम करते हैं तो निश्चित रूप से उसकी सफलता भी होती है। और मोदी जी का यह संकल्प है कि पूरा देश का एक एक इंच हम देश के लोगों का है, भारत का है, उसके संप्रभुता में जिसका भी समन्वय करना हो, जिसका भी सहयोग लेना हो, नरेंद्र मोदी जी की सरकार हर क्षेत्र की, हर चाहे वह तटीय सुरक्षा हो, चाहे वह भूमि के सीमा की सुरक्षा हो, चाहे पानी की सीमा की सुरक्षा हो, सुनिश्चित किया है। और इसमें आप सबों को अवगत होना चाहिए। जहां तक महोदय इन लोगों ने कहा है, हमारे माननीय सदस्य ने, कि प्रशिक्षण के लिए अभी तक क्या किया गया है, तो 10 वर्षों में सर प्रशिक्षण के लिए जो कदम उठाए गए हैं, केंद्र सरकार तटीय सुरक्षा के प्रति तो प्रतिबद्ध है ही, और इसके अंतर्गत गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में जो संस्था बनी है उसके माध्यम से हम तो प्रशिक्षण देते ही हैं। तटीय पुलिस, सीमा शुल्क, CISF और BSF के 1700 से अधिक कार्मिकों को ओखा में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। संयुक्त तटीय गश्त के दौरान तटरक्षक बल द्वारा ऑन जॉब प्रशिक्षण दिया जाता है, और सितंबर 2024 तक 2400 से अधिक क्लासरूम इंस्ट्रक्शन के माध्यम से 7000 से अधिक पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। तो महोदय, इसके माध्यम से प्रशिक्षण का कार्यक्रम हम चलाते हैं, और राज्य भी जब प्रशिक्षण अपने तटीय पुलिस को देती है तो उस पर भी कई SOP दिया गया है। SOP के माध्यम से हम प्रशिक्षण को सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं, और जब भी जरूरत होती है तो प्रशिक्षण अभियान हम विशेष रूप से भी चलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 303 श्री ए राजा जी। मिस्टर स्पीकर, माननीय मंत्री जी। सर, क्वेश्चन नंबर 3। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया। माननीय सदस्य। Sir, I have gone through the statement laid before the House. No doubt, measures are being taken towards the soil degradation in the country. At the same time, sir, as a son of an agriculturist, I think that the measures taken by the government not at all adequate to the problem of the gravity of the problem. Sir, I am worrying about it. Yes, your ICIR is doing good job. But I do not know, I want to know, there are organizations in the United Nations, Food and Agriculture Organization, UN, then the International Center for Agriculture Research and Dry Areas, International Livestock Research Centers. These centers are, I came to know, lot of research works are being done across the world to address the issue of soil degradation. Is there any coordination between all these United Nations organizations and the government of India? If it is so, what are all the measures taken with the coordination of the United Nations? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य ए राजा जी को
बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उन्होंने पूछा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत का हजारों वर्षों से ये सोच है कि एक ही चेतना समस्त जड़ एवं चेतन में अनुस्यूत है। वो मनुष्यों में, प्राणियों में, जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में, नदियों, समुद्रों, पहाड़ों में, ग्रह नक्षत्र तारों में एक ही चेतना है। और इसलिए भूमि को, धरती को हम माँ मानते हैं और माँ मान के उसकी पूजा करते हैं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी धरती, हमारी मिट्टी, नदी, समुद्र, जंगल, जीव जंतु और मनुष्य, इन सब का जीवन एक गहरे धागे से गुथा हुआ है। और इसलिए सही तरीके से अगर मिट्टी का प्रबंधन ना हुआ हो और मिट्टी के प्रबंधन के साथ साथ संरक्षण का काम नहीं किया जाएगा तो निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ियों को के अस्तित्व पर ही संकट पैदा हो जाएगा। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने भूमि के क्षरण को, मिट्टी के क्षरण को, इरोजन की इस गंभीरता को समझा है। मैं माननीय सदस्य महोदय को बताना चाहता हूं, इसरो ने समय समय पर जो अध्ययन किए हैं उसके कारण वाटर इरोजन, विंडो इरोजन, फिर लवणीयता, क्षारीयता, वाटर लॉगिंग, मानवीय गतिविधियों के कारण लगातार ये क्षरण हो रहा है। और इसको रोकने के लिए जो भारत सरकार उपाय कर रही है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उनके बारे में सदन को बताना चाहता हूं। भारत सरकार ने 2014 से, जब से इधर की सरकार सत्ता में आई, मिट्टी की सुरक्षा के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन प्रभावी योजनाओं का प्रारंभ किया है। एक हमारी सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी योजना, इसका कुल बजट 1341 करोड़ 95 लाख रुपया है। इसमें 24 करोड़ 60 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए गए हैं। और मिट्टी के परीक्षण के बाद किसान फर्टिलाइजर के संतुलित उपयोग कर सकता है, वो पोषक तत्वों की स्थिति जान सकता है, वो कौन सी फसल लगाए ये जानकारी प्राप्त कर सकता है। और इसके लिए जागरूकता पैदा करने के लिए भी 7 लाख डेमोन्स्ट्रेशन किए गए हैं। 93,781 किसानों को ट्रेनिंग दी गई है। 7,425 किसान मेले आयोजित किए गए हैं। आत्मा और केवीके के माध्यम से भी किसानों को सलाह दी गई है। जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए 70,002 कृषि सखियों को प्रशिक्षण दिया गया है। स्कूल सॉइल हेल्थ प्रोग्राम में हमारा 1020 स्कूलों में सॉइल लैब स्थापित की गई है। 1,25,532 बच्चों को प्रशिक्षण दिया गया है। परंपरागत कृषि विकास योजना हमारा दूसरा कदम है माननीय अध्यक्ष महोदय। इसके अंतर्गत मिट्टी में जैविक कार्बन के सुधार के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और इस योजना के अंतर्गत किसानों को जैविक इनपुट्स के लिए प्रति हेक्टर 15,000 रुपये की सहायता 3 वर्षों की अवधि के लिए देने का काम किया जाता है डीबीटी के माध्यम से। और माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट ये प्रारंभ किया गया है, जिसमें 100% 100% वित्त पोषण भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। और जो सारे उपाय किए गए हैं, इसके साथ साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी भारत सरकार ने प्राकृतिक खेती मिशन को लॉन्च किया है, जिसके कारण हम केमिकल फर्टिलाइजर के असंतुलित और अनियंत्रित उपयोग को रोकते हुए हम नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े। इसके अलावा भारत सरकार के अनेकों जो विभाग हैं, वाटर शेड मैनेजमेंट का काम ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जाता है। और इन सारे प्रयत्नों के कारण जो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल स्टडी में ये खुलासा हुआ है कि रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में भी, केमिकल फर्टिलाइजर्स के उपयोग में भी 8 से लेकर 10% की कमी आई है। और उसके साथ साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने डिजिटल कृषि मिशन के तहत राष्ट्रीय मृदा मानचित्रण कार्यक्रम को 1:10,000 पैमाने पर, मतलब 2 सैंपल के बीच की दूरी 100 मीटर होगी, वो सैंपल लेने का
हमने काम किया जो पहले 500 मीटर थी, और इसके अंतर्गत हम कुल कृषि भूमि 142 मिलियन हेक्टेयर का पूरा परीक्षण करेंगे। 30 मिलियन हेक्टेयर का इसमें हो चुका है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, सॉइल मैपिंग के जो लाभ होंगे, मृदा के संरक्षण की जानकारी मिलेगी, पोषक तत्वों की उपलब्धता कितनी है इसका पता चलेगा, जल धारण क्षमता का सटीक आकलन होगा, भूमि का बेहतर उपयोग और प्रबंधन किया जाएगा, किसान नीति निर्माताओं और शैक्षणिक संस्थानों को और शोधकर्ताओं को नीति निर्माण के लिए ये डाटा उपलब्ध होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ICAR ने जो काम किए हैं, जिप्सम आधारित तकनीक का प्रयोग करके 2.2 मिलियन हेक्टेयर जमीन को रिक्लेम करने का काम किया है। जल संरक्षण का काम 27,000 हेक्टेयर में हुआ है। सॉल्टी लैंड रिक्लेमेशन का काम भी 75,000 हेक्टेयर में हुआ है। मैं विस्तार से बता रहा था हम क्या क्या उपाय कर रहे हैं। ये सारे उपाय किए जा रहे हैं। इसके अलावा ICAR ने चावल की 16 विशेष बीजों की किस्में जो साल्टी भूमि के लिए है वो विकसित की है। गेहूं की 5 की है, सरसों की 8 की है, चने की 1 की है। तो लगातार मिट्टी और जल संरक्षण के क्षेत्र में सरकार काम कर रही है। श्री A. राजा जी। Sir, my specific question was, though it is not yet answered, I am passing my supplementary, but I have to register in the House. I asked if there any international protocol under the United Nations. It was not answered. Please try to answer later. My second question is, sir, land is a state subject. Agriculture is a state subject. This country is an agriculture country. What type of coordination you are extending to the state governments? Not the usual manner. At least regional wise, are you ready to start laboratories in the regional areas to facilitate the state government? Because state governments cannot be expected to have, all state governments, Tamil Nadu may have it, all other governments may not have such scientific equipments. So is there any exclusive special program to establish the regional level? Any laboratories can be given to the state government with financial assistance to the states. Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि राज्य का विषय है ऐसा विद्वान माननीय सदस्य कह रहे हैं, ये बात सच है। केंद्र सरकार इन सब योजनाओं को जो मैं अभी बता रहा था, राज्य सरकारों के सहयोग से ही लागू करती है। अगर हम सॉइल हेल्थ के लिए लैब बनाते हैं तो राज्य सरकारों के सहयोग से ही बनाते हैं, उनके साथ ही बनाते हैं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, ICAR अनेकों अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से समन्वय का काम भी कर रहा है। उनमें ICRI, SAT और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी हैं जिनके साथ इस क्षेत्र में लगातार समन्वय के साथ काम कर रहा है। श्री रामशंकर राजभर। माननीय अध्यक्ष जी, जहां से मंत्री जी ने शुरू किया वहीं से शुरू करता हूं। सब आए एक देश से, उतरे एक के घाट, और जब आए इस मिट्टी में तो कर दी बंदर बाट। सवाल मेरा ये है माननीय मंत्री जी, उसी मिट्टी की रखरखाव की आप चिंता किए, अच्छी बात है। जितने भी फैक्ट्रियां हैं उनके राख से खाद बनाई जा रही है। उस खाद की गुणवत्ता कितनी है, इस पर आपकी क्या तकनीकी है, क्या तंत्र है? किसानों के हमारे संसदीय क्षेत्र में तो खाद गायब है, यूरिया और DAP पूरा देवरिया और बलिया जनपद में, लेकिन मैं उस राख से बनाई जाने वाली खादियों की गुणवत्ता के लिए जो भूमि को खराब कर रहे हैं, इस पर आप क्या कर रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, गए थे हरिभजन को ओंटल लगे कपास। बात है मिट्टी की, मिट्टी के क्षरण को रोकने की, लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, ये जो सारे प्रयत्न हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड, ये सारे प्रयत्न इसीलिए हैं कि मिट्टी किस प्रकार की है, उसमें किन पोषक तत्वों की कमी है, कौन सा खाद देने से उन पोषक तत्वों की आपूर्ति होगी, ये सारे कार्यक्रम सरकार चला रही है। और मैंने उनके बारे में अभी अपने उत्तर को प्रारंभ करते समय उनका मैंने विवरण दिया था। श्री रामवीर सिंह विधोड़ी जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे
किसानों से जुड़े मुद्दे पर सप्लीमेंट्री पूछने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश भर में किसानों के लिए मोदी जी की सरकार की ओर से अनेक लाभकारी योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने उन लाभकारी योजनाओं को लागू नहीं होने दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या केंद्रीय कृषि मंत्रालय दिल्ली में भी रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं पर अमल कर रहा है? और क्या दिल्ली में भी जैविक खाद का इस्तेमाल करने वाले किसानों को किसी किस्म का प्रोत्साहन दिया जा रहा है? यदि ऐसा कोई योजना लागू की गई है तो उसका विवरण क्या है? धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार राज्य सरकारों के सहयोग से ही अपनी योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने का काम करती है। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली की सरकार कई योजनाओं का लाभ नहीं उठा रही है और उसके कारण किसानों को कई योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। जैविक खाद के उपयोग का जहां तक प्रश्न है, हम जैविक खाद के लिए सीधे किसानों के खाते में, जो किसान जैविक खेती करता है, डीबीटी के माध्यम से राशि अंतरित करते हैं, उनके खाते में सीधे डालते हैं। और दिल्ली में भी हम जैविक खेती करने वाले किसानों को पूरा सहयोग करेंगे, पूरी मदद करेंगे। और मैं दिल्ली सरकार से ये अनुरोध करता हूं कि वो किसानों की कल्याणकारी योजनाओं को, क्योंकि दिल्ली के आसपास कृषि योग्य भूमि और किसान हैं, उनके हित में लागू करने का काम करें। क्वेश्चन नंबर 304 304 TR बालू जी। सर, क्वेश्चन नंबर 304। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग सभा पटल पर रख दिया है। माननीय सदस्य ऑनरेबल मेंबर। सर, GST is applicable on goods and services marketed by all cooperative societies, but non-application of GST to cooperative sector is very important, as it will help in a big way to improve their profitability. Ultimately, it will help to ensure the livelihood support of lakhs and lakhs of poor people like artisans, craftsmen, weavers, etc. employed in this sector. I want to know whether Government of India would make any comprehensive study as to better viability and to retrieve ailing industries. माननीय अध्यक्ष महोदय, सहकार से जुड़ी वस्तुओं एवं सेवाओं पर जीएसटी में वृद्धि, कमी अथवा छूट देने का मुद्दा तो जीएसटी काउंसिल के अधिकार में आता है, जिसमें प्रत्येक राज्य का एक मंत्री काउंसिल का सदस्य भी होता है। मेरा यह अनुरोध है कि माननीय सदस्य अपने राज्य सरकार के नामित मंत्री के माध्यम से जीएसटी काउंसिल में यह विषय उठा सकते हैं, क्योंकि ये जीएसटी काउंसिल तय करती है। हम तो केवल कोऑर्डिनेशन का काम कर सकते हैं, जिससे केंद्र और राज्य के सम्मिलित प्रयास से इस मुद्दे पर जीएसटी काउंसिल में चर्चा करके कार्यवाही की जा सकती है। Honorable member. Sir, contribution to cooperative societies are very high in terms of employment. According to estimates by 230, cooperative sector in India is capable of providing 11 crores jobs, and its share in GDP will be up to 5%. Thus, the sector needs substantial support in order to abolish poverty. Recently, the Minister of Cooperation from Tamil Nadu met Honorable Home Minister, Honorable Amit Shah ji, and requested for exemption of GST to cooperative societies. Whether Ministry of Home Affairs has recommended this matter to Finance Ministry, and what is the outcome? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नहीं, राज्य मंत्री भी दे सकते हैं, सबको व्यवस्था है।
नियमों प्रक्रियाओं में। माननीय अध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु के सहकारिता मंत्री ने जो निवेदन दिया था उस पर ही हमने चर्चा करके उसमें से जो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे उसमें आए हैं उसी के तहत मैंने जीएसटी का मुद्दा जो आपने उठाया था उसमें ही एक मुद्दा जीएसटी का ही था, उस पर ही मैंने यहाँ पे जवाब दिया। बाकी जो कुछ उस पर चीज़ है उसे सविस्तर रूप से माननीय सहकारिता मंत्री जो आपके तमिलनाडु के उनसे फिर से एक बार बात करके फिर हम एक बार उसके साथ बैठ के जो कुछ उनके मुद्दे हैं उस पर काम करेंगे। श्रीमती सुप्रिया सूले। सर, पेज 8 और 9 में जो रिप्लाई सर ने लिखा है उसमें उन्होंने कहा है कि एनसीडीसी का जो फंड आता है वो कोऑपरेटिव शुगर मिल्स को भी दिया जाता है। उन्होंने रिप्लाई में कहा है ऐसी बहुत सारी कोऑपरेटिव मिल्स महाराष्ट्र में भी है जहां एनसीडीसी से पैसा महाराष्ट्र ज़रूर जाता है, सरकार महाराष्ट्र केंद्र सरकार भेज देती है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार या कोई भी स्टेट सरकार को अधिकार होता है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा, जैसे राव साहेब गोडगंगा कारखाना हो या राजगढ़ शुगर फैक्ट्री हो, इनको यहाँ से पैसा अप्रूव होके गया है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने वो आगे दिया नहीं है। तो इस मामले में क्या ये सरकार करेगी, क्योंकि फिर उनको कोर्ट जाना पड़ता है। तो केंद्र सरकार तो पैसा दे रही है लेकिन डिस्बर्समेंट सरकार महाराष्ट्र की या कोई भी स्टेट नहीं दे रही है, इस पर क्या एक्शन लेंगे ये सरकार? उनके रिप्लाई में भी उन्होंने ये कहा है, पेज 8 एंड पेज 9। थैंक यू सर।